नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं राहु और केतु के गोचर के ऊपर। राहु और केतु देवता जो हैं वो 23 सितंबर 2020 को गोचर करेंगे। राहु देवता शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करेंगे और केतु देवता जो हैं वो मंगल की वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। और इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आकलन में लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि जब राहु और केतु का गोचर होता है या किसी भी बड़े ग्रह का गोचर होता है जिसमें शनि है, गुरु है, तो बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और भी कई सारे जो सोशल नेटवर्क चैनल हैं उनके ऊपर। तो कई सारे ऐसे ऐसे टाइटल आते हैं कि राहु का गोचर हो रहा है, इन 8 राशियों का भाग्य बदल जाएगा, इन राशियों को छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, अब तो इनकी खैर नहीं है, इन राशियों को जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, ये राशि बच के रहे, इसमें ये उपाय करें। अरे ये जो सब चीजें हैं ये समझने वाली नहीं है। ये सब चीजें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष का अपमान है और कुछ नहीं है। ज्योतिष जो है वो पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेटिव पार्ट है, यानी कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डिग्रियों से कैलकुलेशन होता है, नक्षत्रों से कैलकुलेशन होता है। जब आपको पता होना चाहिए कि राहु और केतु आज आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये जुलाई का महीना है, तो जुलाई में अभी भी जो है राहु केतु मिथुन राशि में चल रहे हैं। तो ये जब लास्ट ईयर जब गोचर किया था तो उसके परिणाम भी कई सारे लोगों को अब मिल रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक कुंडली देखी थी तो उस कुंडली के अंदर मिथुन राशि के अंदर कोई ग्रह 4 डिग्री का बैठा था और मिथुन राशि जो थी वो 4 डिग्री की थी। तो अभी जो है उसको अब परिणाम मिला है जो पिछले ईयर गोचर किया था। तो इसी प्रकार क्या होता है कि राहु और केतु गोचर करेंगे और करते ही परिणाम दे देंगे, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडलियों में ग्रहों की भावों की डिग्रियां होती है। जैसे आपके सामने ये जो जन्म कुंडली है, यहाँ पे जो लग्न है वो 12 डिग्री का है, 12.59 डिग्री का है। तो अब कोई ग्रह इसमें गोचर करेगा तो जब ये 12 डिग्री के करीब आएगा, यानी कि हम यहाँ पे माने कि 15 डिग्री से लेके और 9 डिग्री तक के करीब आएगा, तब इस लगन की डिग्री से इस भाव को एक्टिव करेगा, तब हमें परिणाम मिलेगा। यानी कि नक्षत्र 6 डिग्री के लगभग का नक्षत्र आएगा, यानी कि 2 नवमांश के लगभग का नक्षत्र आएगा, तब जाके हमें परिणाम मिलने के योग बनेंगे। ऐसे ही हम हवाबाजी में कह दे कि भाई राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, अब तो भाई आपको आपके दहेज के रूप में फ्लैट मिल जाएगा, आपको जो है शादी के बाद भाग्य उदय हो जाएगा। ये सब बकवास की चीजें हैं, इनमें आप न उलझिए। आप जो है वो इसको आप कैलकुलेशन करिए। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सबसे पहले गोचर को आप जो है वो अपनी लग्न कुंडली की लग्न डिग्री से देखिए। यानी कि हमारी जो लग्न कुंडली है, यानी जो भी आपका लग्न है, जैसे यहाँ पे मैंने जो कुंडली ली है तुला लग्न है, जैसे नवमास है ये मकर लगन है, तो तुला लगन की कुंडली में देखिए कि राहु का गोचर या केतु का गोचर कौन से भाव में हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो तुला लगन के लिए केतु का गोचर सेकंड हाउस यानी परिवार भाव में हो रहा है। तो परिवार भाव के जो भी परिणाम होंगे वो, और उसमें कुछ किंतु परंतु होंगे, वो डिपेंड करेंगे आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है। उन दशा अंतरदशा के साथ इस गोचर का कैलकुलेशन होगा, तब जाके आपको परिणाम मिलेंगे। ऐसे ही नहीं है कि राहु केतु ने गोचर किया करते ही परिणाम दे दिया, नहीं। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि तुला लग्न है और 8वें घर में राहु का गोचर हो रहा है, तो जैसे भी जो भी तुला लगन के लोग हैं उन सब के लिए 8वें घर में होगा। तो जरूरी नहीं है कि सभी को नुकसान ही हो या सभी को अचानक धन प्राप्ति हो या सभी के विवाह के बाद जो है उनको सबको फ्लैट या गाड़ियां मिल जाए दहेज में। ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे लोगों को पछतावा हो सकता है, लंबी बीमारी हो सकती है, लोगों के साथ शोषण हो सकता है, किसी भी रूप में कोर्ट केस में बड़ा पेनल्टीज लग सकता है या फिर इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, कोई भी तरह का धन लाभ भी हो सकता है, गड़ा हुआ धन लाभ मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा बड़ा गवर्नमेंट का ठेका मिल जाए माइनिंग से संबंधित या ऐसे कोई, तो इस तरह के लाभ हो सकते हैं। कैसे होंगे? वो आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा होगी। जो दशा अंतरदशा चल रही होगी, अच्छी शुभ दशा चल रही होगी, तो वहां पे 8वें घर का गोचर करेगा और आपके दशा स्वामी से मिलेगा, यानी कि डिग्रियों से, नक्षत्रों से। तो आपको क्या होगा कि वहां पे कोई ऐसा ऑफर मिलेगा, कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे कि अधिक धन लाभ होने के योग बनेंगे। फिर आपकी जन्म कुंडली का जो राहु है वो भी मजबूत और योग कारक होना चाहिए। अगर वो राहु आपका नुकसान का योग लगा के बैठा है तो आपको तकलीफ है। इसमें जो एक समझने वाला पॉइंट है वो ये होगा कि वृषभ राशि में गोचर करेगा, तो आपको ये देखना है कि वृषभ राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है
जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए वृषभ राशि में मंगल बैठा होता, जैसे ये मंगल आपके सप्तम भाव में बैठा है, मंगल यहाँ पे बैठा होता और मंगल जो है उसके ऊपर राहु विदिन डिग्री पे आ जाता है, विदिन 5 या 6 डिग्री पे आ जाता, तो मंगल यहाँ पे 8वें घर में अशुभ था और जन्म कुंडली का एक मार्केस है, तो आपको एक्सीडेंट का योग बना रखा है। तो आपको क्या होता कि यहाँ पे जब भी अंतरदशा में या प्रत्यंत्र में जब भी मंगल आता तो वो रिजल्ट आपको घटनाक्रम घटित कर देता, और वो घटनाक्रम भी जब भी घटित करता जब वो मंगल प्रत्यंत्र में आता और इसके साथ डिग्री होती। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपको कि मंगल यहाँ पे 8वें घर में 2.40 डिग्री का है, तो राहु को मंगल तक 2.40 डिग्री तक पहुंचने के लिए फिर से मतलब इसी तरह, यानी कि जब वो मेष राशि में गोचर करेगा तब 2.40 डिग्री के करीब आएगा, यानी कि यहाँ पे अंतिम समय में आएगा। लेकिन मान लीजिए मंगल यहाँ पे 26 डिग्री का बैठा है, तो आपको क्या होगा कि ये जो राहु है ये आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर, यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर 26 डिग्री के करीब आ जाएगा। अब जैसे 26 डिग्री के करीब आया, अब मंगल दशा अंतर दशा में एक्टिव होना चाहिए, नहीं तो आपको ये परिणाम अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। आप सोच रहे हो कि भाई डिग्री तो मिल गई, अब क्या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? ऐसे तो बहुत सारे लोगों का मिल जाएगा, तो सबका एक्सीडेंट थोड़ी ना होगा, ये सबका ही लाभ थोड़ी ना होगा। नहीं, यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए उसी समय में। जैसे मान लीजिए कि आपका नवंबर में कैलकुलेशन मिल गया कि नवंबर में जो है मंगल को एक्टिवेट करेगा ये गोचर वाला राहु जो आपके 8वें घर में था। अब आपने देखा कि भाई दशा अंतर दशा में तो नहीं है, क्या प्रत्यंत्र में है? तो प्रत्यंत्र में मंगल जो है वो आ रहा है आपके 8वें महीने 2021 में, तो अभी इस साल तो है ही नहीं। इसका मतलब है यानी इस साल की कुंडली हमने लिए, इसमें मंगल नहीं है, यानी नवंबर में नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी हम सोचे कि मंगल एक्सीडेंट का योग बना देगा तो संभव ही नहीं है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेशन बोले। तो इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के साथ अशुभ घटनाएं अशुभ घटनाएं हो, ये संभव नहीं होता है। गोचर के ग्रह आके चला जाता है, वो एक्टिव ही नहीं रह पाता ग्रह, तो कैसे रिजल्ट देगा? जैसे आप हो, आपके पास से कोई व्यक्ति निकल के चला गया, अब आपको पता ही नहीं कि वो है क्या, आपको फिर कैसे परिणाम मिलेगा? तो इस तरह से आप इस चीज को समझें, तब जाके लाभ होगा, ऐसे ही नहीं है। तो इस प्रकार ग्रह की डिग्री होगी तब कैलकुलेशन होगा, एक भाव की डिग्री होगी। जैसे ये वृषभ राशि है, अब जैसे इस जन्म कुंडली में भाव बनेंगे, जैसे यहाँ पे लग्न 12 डिग्री का है, तो 12 डिग्री के हिसाब से आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर आपके भाव का एक आएगा, कस्प भाव करके एक टूल आएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे मैं इस कुंडली में दिखा देता हूँ, इस सॉफ्टवेयर में, सभी सॉफ्टवेयर में आता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इसी सॉफ्टवेयर में है, वो सभी सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये भाव स्पष्ट आ गया। अब इस भाव स्पष्ट में आपको जो है वो हर भाव की डिग्री में, जैसे 8वां भाव वृषभ राशि शुक्र की 13 डिग्री का भाव है, तो जब राहु इस जन्म कुंडली के अंदर, जैसे ये मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली है, तो इस जन्म कुंडली के अंदर जब राहु 15 डिग्री का होगा, यानी वो 15 डिग्री का मान लीजिए अप्रैल में या जुलाई तक आएगा, तब जाके परिणाम रहेगा। अब जातक ये आज ही सोच के बैठा है कि भाई राहु का तो गोचर हो रहा है, क्या पता सितंबर में ही मेरी शादी हो जाए या नवंबर में मेरे को अधिक धन लाभ हो जाए। तो ये आपकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गलत सोच है। इससे सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष का अपमान होता है कि पंडित जी आपने तो कहा था कि मेरा काम हो जाएगा, फिर हुआ क्यों नहीं? तो पंडित जी ने आकलन गलत किया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही आकलन बढ़िया करता हूँ या कोई और करता है, लेकिन ये आपकी समझ है कि आपको समझना है कि आकलन कैसे किया जाएगा। गलत आकलन करने का गलत तरीका है और गलत ही उसका नुकसान है। तो ये तो था एक थोड़ा सा कैलकुलेशन जो समझने का है। कई सारे लोग जो हैं वो चंद्र कुंडली से भी गोचर को जोड़ते हैं, तो वो उनका अलग मेथड है, वो भी बढ़िया है, जिसको जो जैसा आए वो बढ़िया है। लेकिन एक्चुअलिटी में लग्न कुंडली से जोड़ना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप अपनी लग्न कुंडली के हिसाब से देखिए कि भाई किस भाव में गोचर करा है। अब गोचर को आप अगर सीखते हो, अगर आप ज्योतिषाचार्य है या फिर ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हो, तो जब भी गोचर को सीखते हो तो आपको काल पुरुष की जन्म कुंडली, मेष लगन की जन्म कुंडली बना के ही इसको सीखना चाहिए, तब आपको अत्यधिक लाभ मिलेंगे। तो हमने जन्म कुंडली को मेष लगन की बना ली है। मेष लगन का तात्पर्य है काल पुरुष की जन्म कुंडली। काल पुरुष का मतलब है कि जो भी विश्व समुदाय के लोग हैं उन सभी लोगों के ऊपर कालपुरुष की जन्म कुंडली के जो गोचर हैं उनके अंश और उनके परिणाम थोड़े बहुत लागू हो जाते हैं। जैसे सर्दी आती है तो सभी लोगों को सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, बरसात की ऋतु आती है तो सभी लोगों को जो है वो तला हुआ, तेल में तला हुआ खाने की इच्छा रहती है। जैसे ही थोड़ी सर्दी बढ़ती है तो सभी लोगों को मूंगफली खाने की इच्छा हो जाती है। तो मौसम के परिवर्तन के अनुकूल चीजें होती है। तो
कालपुरुष की जन्म कुंडली में जब राहु वृषभ में गोचर कर रहा है तो सारे के सारे लोग जो हैं, जितने भी विश्व समुदाय में लोग हैं, उन लोगों के प्रवृत्ति जो हैं वो ज्यादातर जो हैं वो जमीनी स्तर की हो जाएगी। यानी कि हम ये माने कि सारे लोग जो हैं वो बातें तो सब बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन एंड में बात जो है वो आके जमीनी स्तर पे आ जाएगी। जैसे इससे पहले जो राहु का गोचर था वो मिथुन राशि में था। मिथुन राशि जो है वो एडवर्टाइजिंग की राशि है, ये वायु तत्व राशि है। इसमें ज्यादातर जो है वो लोग हवा में रहते हैं, यानी कि बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े प्लान बनाना, लोगों को एडवर्टाइजिंग की तरह कि भाई हम तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारी कंपनी को यहाँ पे पहुंचा देंगे, हमारे पास ये काम है, हमारे पास 5 लाख का काम वहाँ है, 10 लाख का वहाँ है, 15 का वहाँ है, आपकी कंपनी को कल ही हम विश्व स्तर पे ले जाएंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करा देंगे। तो ये जो हवाबाजी था ये मिथुन राशि में था। अब वृषभ राशि आ गई। अब जेन्युइन कार्य कि भाई तुमको इतना काम करना है, ये चीज बनेगी, इतना लाभ होगा, ये नुकसान है, ये वेस्टेज है, ये फायदा है, और आप जो है इस तरह से काम करोगे तो 2, 5, 10 साल में यहां तक पहुंच जाओगे। ये जमीनी हकीकत वाला काम। तो सारे लोग जो है उनका सबका मूड और सब चीजें जो है वो एक जैसी हो जाएगी। पहले जो है मिथुन राशि में था तो लोग बाहर जाके काम करना या यहाँ जाना, परिवार वर्दी की बातें नहीं सोचना, बातें जो हैं वो समझदारी की न करके हवाबाजी में रहना, ट्रिक्स पे बातें करना कि भाई ये ट्रिक लगा के पैसा कमा लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। नहीं, अब वृषभ राशि पे आ गया है। ये जो राशि है ये धन की राशि है, तो यहाँ पे लोग जो है वो धन को सोच समझ के खर्च करेंगे। वैसे भी अभी कोरोना काल चल रहा है तो लोगों के पास वैसे ही धन का स्थिति खराब हो गई है, तो अब सब लोग सोच समझ के धन का उपयोग करेंगे। साथ में ये पारिवारिक समझदारी की राशि है, तो परिवार नियोजन के कार्य हैं, परिवार को वर्दी में लाना, परिवार की वर्दी करना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग पहले सोच रहे कि हम कुछ बनेंगे, जैसे वृषभ राशि मिथुन राशि में था तो बहुत सारे लोगों का ये प्लान था कि हम कुछ बने या कुछ करके फिर शादी करेंगे, लेकिन जैसे ही राहु का गोचर वृषभ में होगा तो ऐसे परिणाम कम हो जाएंगे और भाई अब शादी का समय आ गया है, शादी कर लें, या फिर संतान का समय है, संतान का प्लान बनाएं। तो इस तरह की चीजें, यानी पारिवारिक समझदारी अपने आप आ जाएगी, बातों में अपने आप लचीलापन और जमीनी स्तर की हकीकत वाली बातें सामने आनी शुरू हो जाएगी। साथ में जो व्यक्तित्व है, लोगों का व्यक्तित्व है वो स्थिरता पूर्वक रहेगा, यानी कि सारे जो लोग होंगे वो स्थिरता की बातें करेंगे और निडरता और दूसरों को समझाने हेतु बातें करेंगे, साथ में सोच समझ के कार्य को करेंगे। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति लापरवाही नहीं बरतेगा, क्योंकि राहु वृषभ राशि में आया है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, शुभ फल देता है। वैसे तो ये परिवार भाव सेकंड हाउस के लिए राहु शुभ नहीं है, लेकिन शुक्र मित्र की राशि में आया है, मंगल के नक्षत्र में आया है, मृगशिरा नक्षत्र है। तो मंगल का नक्षत्र वैसे तो इसके लिए शुभ नहीं है, लेकिन कालपुरुष कुंडली का लग्नेश है, तो लग्नेश इसका मतलब शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह का है इसलिए फायदा रहेगा। तो शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई वृषभ राशि में राहु का गोचर धन लाभ का है। जो व्यक्ति अब और अब के बाद जो जमीनी स्तर के कार्य करेगा, सोच समझ के काम करेंगे, उनको राहु बहुत अच्छे धन लाभ देगा। और जो अब भी हवाबाजी में रहेंगे, ट्रिक से पैसा कमाना, ट्रिक से रहना, उनको नुकसान का योग बनेगा। यहाँ पे कई सारे अशुभ परिणाम भी मिलेंगे, जैसे जातकों की जन्म कुंडलियां जो हैं उनमें राहु केतु गड़बड़ हैं, दशाएं अच्छी नहीं चल रही है, सेपरेटिव प्लेनेट की 6, 8, 12 की दशाएं चल रही है, तो उन लोगों के लिए राहु बड़ा पीड़ा कारक होगा। यानी कि अचानक बीमारी के खर्चे आना, धन की कमी हो जाना, नौकरी छूट जाना और वैवाहिक जीवन में तनाव आना, संतान को पीड़ा होना, साथ में पारिवारिक कलह होना। इस तरह के अशुभ अशुभ परिणाम भी यहाँ पे राहु के द्वारा मिल सकते हैं, लेकिन अधिकतर आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। जैसे ही राहु का गोचर होगा वैसे ही देश की स्थितियां, लोगों की स्थितियां थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सुधरनी शुरू होगी और आने वाले समय में आपको चीजें जो हैं वो धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगी, सारी की सारी चीजें। ये राहु केतु के गोचर पे डिपेंड करेगा। अब हम केतु की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो केतु देवता जो है वो आपके यहाँ पे अष्टम घर में गोचर करेंगे, यानी कि कालपुरुष की जन्म कुंडली में। तो केतु क्या है? डराने वाला ग्रह है। ये पीड़ा कैसे देता है? जो आदमी जितना डरेगा उसको उतना ही डराएगा, जो रोएगा उसको ज्यादा रुलाएगा। केतु जो है वो मारता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डर दिखाता है। केतु की पीड़ा बड़ी भयानक होती है, तो इसलिए 8वें घर में गोचर कर रहा है, मंगल की राशि में, मंगल रूप केतु, तो मंगल से भी कड़ा है केतु। केतु यहाँ पे बुध के नक्षत्र में गोचर करेगा, यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र में, और ज्येष्ठा नक्षत्र का मालिक बुध है, जो जन्म कुंडली यानी कालपुरुष की जन्म कुंडली में तीसरे और छठे घर का मालिक है, यानी कि एक शुभ ग्रह नहीं है। तो केतु यहाँ पे पीड़ा कारक है। जब तक को लंबी बीमारियों का डर, जब तक को थोड़ी सी खांसी भी हो जाएगी तो डर लगेगा,
छोटा पेट दर्द भी हो रहा है, पेट में कोई छोटी मोटी गांठ हो गई या कुछ और भी छोटी मोटी दिक्कत हो गई, जब तक को अलग अलग बड़े डरावने सपने, बड़े बड़े डरावनी बातें मन में आनी शुरू हो जाएगी, जब तक को एक्सीडेंट का योग लगेगा, अकेले जाते हुए डर लगेगा, इस तरह के कई सारे नुकसान होंगे, जब तक के पैसे भी फंस सकते हैं। केतु की सबसे बड़ी पीड़ा होती है, ये ग्रह कलेश करवा देता है, साथ में प्रॉपर्टी विनाश का, प्रॉपर्टी फंसाने का योग बनाता है, जातक को बड़ा भयानक तरीके से ऊपर से नीचे पटक भी देता है केतु। तो जातकों को केतु के, अगर किसी की कुंडली में केतु जो है वो अशुभ है और केतु जो है वो जातकों के कुंडली के अंदर अगर एक्टिव ज्यादा है, एक्टिव का मतलब होता है कि जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, केतु को छोड़ के बाकी 8 ग्रह हैं वो, और उनमें ज्यादातर ग्रह अगर केतु के नक्षत्रों में आ जाते हैं तो जातक का केतु स्ट्रोंग हो जाता है। तो केतु जिस भाव में आपके गोचर करता है, यानी जिस राशि में, जैसे कि केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, तो आप अपने सर्वाष्टक वर्ग में देखें कि वहां पे कितने बिंदु आ रहे हैं। अगर आपके 24 पॉइंट से कम है, यानी 24 बिंदु से कम है, तो आपको जो है वो तकलीफें रहेगी, और अगर आपके 18, 19 या 20 या 14, 15 हैं तो फिर आपको काफी ज्यादा तकलीफें रहेगी, यानी कि वहां पे केतु का जो गोचर है वो आपको पीड़ादायक निकलेगा, जिसमें केतु अगर जिन भावों से, जिन ग्रहों की दृष्टियों से जुड़ा हुआ होगा, उनसे संबंधित भावों के और उनसे संबंधित परिणाम आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए मंगल बड़े भाई का कारक है, तो मंगल उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा होगा और मंगल के नक्षत्र में है, तो फिर आपको उस तरह का परिणाम मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है वो अपनी जन्म कुंडली में इसको देखें। अगर सर्वाष्टक वर्ग में कम बिंदु हैं तो परिणाम थोड़े से चिंताजनक रहेंगे। वहां पे एक्सीडेंट होना और असभ्यता हो जाना, किसी के साथ किसी को चोट लग जाना, किसी की शारीरिक दुर्बलता आ जाना, जातक को जो है वो गुप्तांगों में प्रॉब्लम आना, गुप्तांग जो है वो निष्क्रिय हो जाना, साथ में जातक को जो है वो अपमान होना, किसी षड्यंत्र में फंस जाना, शत्रुओं के द्वारा षड्यंत्र से उनकी हानि हो जाना। तो इस तरह के कई सारे अशुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। 8वां भाव अशुभता को दिखाता है। हाँ, यहाँ पे धन लाभ भी होता है। धन लाभ का तात्पर्य है कि डूबा हुआ पैसा मिल जाता है कई बार, या कई बार इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। तो डूबा हुआ पैसा के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमें, जैसे किसी से 10 लाख रुपए मांग रहे हैं तो वो कह रहा है भाई मैं 7 ही दूंगा, तो 3 नुकसान में तो गया लेकिन 7 तो आ गया। इंश्योरेंस क्लेम में जैसे किसी व्यक्ति को नुकसान हो गया लेकिन गवर्नमेंट ने या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने उसे जो है उसका हर्जाना दे दिया, लेकिन व्यक्ति या कोई चीज थी वो तो चली गई। तो इस तरह से यहाँ पे जो नुकसान का भरपाई होगी वो भरपाई हो जाएगी, लेकिन नुकसान जरूर होगा। तो केतु यहाँ पे 8वें घर में नुकसान के बाद भरपाई का योग बनाता है। तो इस तरह से राहु और केतु के परिणाम यहाँ पे होंगे। अब आने वाले वीडियो में हम राहु और केतु के सभी लग्नों के ऊपर परिणाम देखेंगे कि भाई मेष लगन में, वृषभ लगन में, मिथुन लगन में कहाँ कहाँ पे गोचर करेगा और किस तरह के परिणाम होंगे, इनकी दृष्टियां भी होगी। तो आप जो है वो इस वीडियो को देख के पहले ये सीखें कि आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु के गोचर का क्या फल हो सकता है और किस तरह से वो गोचर करेगा डिग्रियों से, तब जाके आपको आनंद और लाभ मिलेगा। तो आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।